चैनल ऊषा मैथ्स पे। हम लोगों ने जितना भी पढ़ चुके हैं उतना सब आप रिवीजन करते रहिए। किसी भी बुक से आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो जो एग्ज़ाम आपको देना है उसी के रेफरेंस की बुक रखेंगे। ये नहीं आपको एग्ज़ाम देना है टेट का और आप बुक लेके बैठे हैं एसएससी की, तो फिर वहाँ पे आपका टाइम किलिंग होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ आपको अपने लेवल का अंदाज़ा होना चाहिए, कितने लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एसएससी के बुक से लगा लेंगे तो हमारा मैथ्स कवर हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। आप एसएससी में मैथ्स में ज़्यादा समय दे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कब तैयार करेंगे? जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, तो आपको मैथ्स में उतना ही समय देना जितना इसको ज़रूरत है। उसी लेवल के क्वेश्चन करने जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम किलिंग कहीं दूसरी जगह पे करेंगे, कहीं पे ज़्यादा समय देंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट को आपको कम समय देंगे। इसीलिए इक्वल सब्जेक्ट और पढ़ाई के लिए बेस्ट है, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ए गुड टाइम टेबल, नॉट अ बेस्ट टाइम टेबल, गुड टाइम टेबल। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप टाइम टेबल के हिसाब से ही ज़रूर पढ़ाई करें। उस टाइम टेबल में आपके सब्जेक्ट, आपके एग्जाम में जितने सब्जेक्ट्स आने हों उनका डेली उसमें जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश, अगर किसी में इंग्लिश है तो आप पांचों सब्जेक्ट रेगुलर पर डे उनको रिवीजन करिए। भले आप कुछ नया ना पढ़ें लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट रिवीजन गेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट गेम एंड रिवीजन गेम। सीक्रेट यही है, कंपटीशन एग्जाम का सीक्रेट यही है कि आप कितना रिवीजन करते हैं, कितनी चीज़ें आपको याद रह पाती हैं और कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने कभी भी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, 8वीं के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ी है, 10वीं के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ी है, 12th के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ें आप भूल गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ एकदम बेसिक से ज्योमेट्री टेट और सुपर टेट के लिए और जिस एग्ज़ाम में आती है आप उस एग्ज़ाम के लिए बेसिक पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ भी नहीं बचेगा। एक छोटी से छोटी बात मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग ज्योमेट्री शुरुआत करते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना होगा कि समतल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना होगा कि समतल क्या होता है। अगर हम समतल की बात करें तो ये एक चपटा तल होता है। समतल की बात करें तो ये एक ऐसा तल होता है, चपटा तल होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन मोटाई नहीं होती। जिसकी लंबाई चौड़ाई तो होती है किंतु मोटाई नहीं होती है। तो अगर हम समतल की बात करें तो जैसे हमारा हो गया कोई पेज की मोटाई लगभग नगण्य के बराबर मान के चलते, पेज से भी हल्की कोई शीट ले लीजिए, हल्की पॉलीथीन ले लीजिए, उसकी लंबाई चौड़ाई तो मिल जाएगी लेकिन उसकी मोटाई नहीं होगी, तो वो एक समतल होगा। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें हमें ये जानना होगा कि बिंदु किसे कहते हैं, डॉट किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहेंगे और डॉट किसे कहेंगे। अगर हम बिंदु के विषय में बात करें तो बिंदु एक ऐसा होता है, ना तो इसकी लंबाई होती है ना तो इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अगर हम बिंदु के विषय में बात करें तो ना तो इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो थिकनेस, ब्रीथ और लेंथ इसमें कुछ भी नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ रेखा। तीसरा पॉइंट है इसमें रेखा। देखिए, अब रेखा की बात करेंगे तो बहुत सारे बिंदुओं का निश्चित समूह है ना। अगर हम बिंदुओं के समूह की बात करें, इसे बहुत सारे बिंदु दे दिए जाएं, इन सभी बिंदुओं का, बहुत सारे बिंदुओं का समूह, और इसको आप मिला दीजिए इन सभी बिंदुओं को, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, एक रेखा। ठीक है, रेखा बिंदुओं का वो समूह होता है जो दोनों दिशाओं में अनंत होता। अगर रेखा की बात करें तो रेखा के विषय में कहते हैं इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों तरफ असीमित है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे कोई रेखा दी गई है, अगर आपको लगता है कि हाँ इधर बढ़ाना है तो आप इधर बढ़ा सकते हैं, अगर आपको इधर बढ़ाना है तो इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी रेखा हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें किरण क्या होगा, रे। आगे है इसमें किरण।
किरण के लिए क्या होगा, जिसका एक फिक्स बिंदु होता है। किरण के लिए क्या होगा, जिसका एक फिक्स बिंदु होता है, जिसमें एक फिक्स बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। ठीक है, जिसका एक फिक्स बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको किरण को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। इसमें दूसरा नोट पॉइंट क्या हो सकता है, केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है, केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। किरण और रेखा की बात करें तो रेखा को आप दोनों दिशाओं में असीमित विस्तार कर सकते हैं, लेकिन किरण में एक फिक्स बिंदु होगा, एक आपका स्थिर बिंदु होगा, दूसरी तरफ आप इसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे हम बात करेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अगर हम रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड की बात करें तो किसी रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, अगर हम रेखाखंड की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, उस पे स्थित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते हैं दो बिंदु हैं और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, AB एक रेखाखंड है, AB क्या है, एक रेखाखंड है, और MN मान लो एक रेखा है, जिसके हम दोनों सिरों में असीमित जितनी ज़रूरत है उतना विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती। देखिए, इसमें आपका कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा, तो कोशिश ये करेंगे सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, बेसिक से बेसिक और हाई लेवल तक चलेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या होती हैं। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करें। दो रेखाओं की बात करें तो मान लेते हैं एक रेखा ये कौन सी है, L और M है, और दूसरी रेखा ये मान लेते हैं कौन सी है, A और B। अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करें, क्रॉस करें, एक बिंदु पे क्रॉस करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहते हैं। एक यहाँ पे नोट पॉइंट हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो ये बिंदु है ये आपका एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हो सकता पूछा जा सके, उभयनिष्ठ बिंदु एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समांतर रेखाएं। जैसे नाम से ही पता रहेगा, निश्चित दूरी पे और समान हो, समांतर रेखाएं। अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें, जैसे मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और निश्चित दूरी पे समान दिशा में हो, तो जैसे मान लेते हैं ये MN रेखा है और ये P और Q रेखा है। अगर इन रेखाओं के बीच की दूरी सदैव एक समान है, अगर इन रेखाओं के बीच की दूरी सदैव एक समान है, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहेंगे। या फिर ठीक है, अगर हम समांतर से मान लेते दो रेखाएं समांतर हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, MN पैरेलल PQ। तो ये इसका नोटेशन है, MN पैरेलल PQ। M और N क्या हैं, PQ के समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला है हमारे पास लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, अगर हम लंबवत रेखाओं की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा ये है, ठीक, अगर इस पे कोई एक 90 अंश पे ऊपर की ओर जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, लंबवत रेखा, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा पे समकोण बनाती हो। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा से आपस में समकोण बनाती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए AB
और इसको हम नाम दे देते हैं O और ये P। इसका मतलब AB जो है, अगर हम लिखें OP परपेंडिकुलर, और इसका चिन्ह ऐसे बनाते हैं परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OP एक रेखा है जो AB पर लंबवत है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आप ध्यान रखें, क्योंकि बेसिक में आपको सबसे ज़रूरत है इन्हीं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन क्या लिखेंगे, OP इज परपेंडिकुलर, मतलब जो OP रेखा है वो AB पर क्या है, लंबवत है। बहुत ही बेसिक से आप इसके नोट्स बना लेंगे। आपको टेट और सुपर टेट के लिए, और या फिर कोई भी एग्जाम है आपका जिसमें ज्योमेट्री से बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी गलत नहीं होंगे। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूँगा। लंबवत रेखाओं के बाद हम बात करते हैं अर्धक रेखा। अगली रेखा है, अगर किसी सवाल में कहता है कि अर्धक रेखा क्या होती है। अर्धक रेखा मतलब एक ऐसी रेखा होती है जो किसी दी गई रेखा को या फिर दिए गए रेखाखंड को दो समान, जैसे मान लेते हैं कि ये रेखाखंड है हमारा AB, और इसको दो समान हिस्सों में बांटे, इसको दो समान हिस्सों में बांटे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धक रेखा कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये C है और D है, हम कहें कि CD AB की अर्धक रेखा है। ठीक है, CD क्या है, AB की अर्धक रेखा है। अर्धक रेखा है जिसका मतलब ये दोनों भाग बराबर होंगे, AC बराबर किसके होगा, CB के। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक नोटेशन है, तो इन नोटेशंस को याद रखना है। AC बराबर किसके हो जाएगा, CB के। अगला अगर हम आपसे बात करें लंबार्धक रेखा, लंब आर्धक, ठीक है ना, जैसे नाम से ही पता है लंबार्धक रेखा। लंबार्धक रेखा, अगर हम इसको समझे लंब अर्धक, है ना, इसका मतलब उस पे रेखा पर लंब भी हो और उसको आधा भी करे, लंब आर्धक, उसे क्या कहेंगे, लंबार्धक। जैसे मान लेते ये कोई रेखा AB है, अगर इस पे ये लंबार्धक है, लंबार्धक का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, और आधा भी करती है, लंब भी है और उसको आधा भी करती है, तो उसे क्या कहेंगे, लंबार्धक। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये OP है, इसका मतलब पहली नोटिफिकेशन क्या होगी, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि ये लंबार्धक है, क्योंकि ये लंब है। अर्धक की बात करेंगे तो उस रेखा को आधे आधे भागों में बांटेगी, इसका मतलब AO बराबर OB के बराबर होगा। मतलब जो ये बिंदु है इन रेखाओं को दो हिस्सों में बांट देगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बस हमें इतना इस बात में समझना था। अगला हम बात करते हैं कोण क्या होता है। आइए हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक है, आप सब इन बातों को नोट्स बना लीजिएगा। अगला है कोण। अगर हम कोण के विषय में बात करें तो कोण की डेफिनेशन क्या होती है, दो किरण जिनका आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है और एक कोण बनाती हैं। दो किरण, देखिए ध्यान से सुनिए, दो किरण जिनका आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता, किरण का मतलब एक फिक्स पॉइंट हो गया और एक तरफ आप बना सकते हैं, मतलब दो किरण जिनका आरंभिक बिंदु एक उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और किसकी बात कर रहे हैं, किरण की, और इसके बीच वाले भाग को हम क्या कह देते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, कोण। तो कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणों को, ठीक है, जहाँ पर जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु और दो किरणें जहाँ पे मिलती हों, उन्हें क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संगामी रेखाएं। आगे हम बात करते हैं आपसे संगामी रेखाएं। ठीक है, सेंट्रॉइड। ठीक है, जैसे वृत्त में क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब वृत्त में, तब वहाँ पे आएगा। संगामी रेखाएं क्या होते हैं, एक ही बिंदु से जब अनेकों रेखाएं जाती हैं तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बिंदु से ये भी रेखा जा रही, इस बिंदु से ये भी रेखा जा रही, इस बिंदु से ये भी रेखा जा रही, इस बिंदु से ये भी रेखा जा रही। तो संगामी रेखाओं का मतलब क्या हो गया, संगामी रेखाएं जब कई सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। और कटान बिंदु को, जहाँ पे ये सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। आइए हम आपसे आगे बात करते हैं कोणों के प्रकार। कोण हम लोगों ने सीख लिया। अगला है हमारे पास कोणों के प्रकार। कितने तरह के कोण होते हैं जो बेसिक ज्योमेट्री के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शब्दावली भी नहीं पता है तो फिर समस्या होती है। तो इसलिए यहाँ पे सारी बेसिक बातें जितनी भी हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर आप नोट्स बना लेंगे, आपको कोई समस्या फिर नहीं होगी। अगर हम कोण की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण, देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा हो। ठीक है, एक ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। या फिर आप कह लीजिए कि 0 और 90 के बीच का हो, 0 और 90 का बीच का हो तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का मतलब क्या होगा, अगर 90 भी होगा तो नहीं होगा, 90 होगा तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 0 और 90 के बीच। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। आगे फिर अगर हम आपसे बात करें, अच्छा जैसे हाँ कोण को लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए O है और ये B है और ये आपके पास C है। तो अगर हम न्यून कोण लिखेंगे तो एंगल क्या लिखेंगे, या तो COB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, COB। इसका मतलब ये O वाला न्यून कोण है। इस बात का भी ध्यान देना होगा कि नोटेशन या तो हम क्या लिखेंगे, COB लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, कोण BOC। इन दो बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। जो बीच वाला होता है, जो बीच में लिखा जाता है वही, जैसे लिखे एंगल BOC आपका 57 डिग्री है, इसका मतलब एंगल O 57 डिग्री। ठीक है, अगर कहें COB आपका 50 डिग्री मान लेते हैं, 57-50 हमने माना है क्योंकि 90 से छोटा है, इसका मतलब जो O पॉइंट है, अगर इनके नाम हम बदल दें, यहाँ पे हम रख दें भैया P और यहाँ पे Q रख दें और यहाँ पे R रख दें, इसका मतलब कोण O तो है ही नहीं इसमें, कोण QPR बराबर 40। तो QPR दिया तो जो बीचों बीच में होगा, इसका मतलब ये वाला हमें 40 दिया गया। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, कोण RPQ। तो RPQ भी दिया रहेगा, मान लेते 40 दिया है, तब भी इसका मतलब ये P कोण कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, आप सब इनको नोट कर लेंगे। जिन भी लोगों को समस्या हो, जिनको आता है, तो उन सब के लिए वीडियो को फास्ट मोड पे लगा के फटाफट सारी चीज़ें रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ न्यून कोण के बाद। न्यून कोण के बाद आता है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोण की बात कर रहे हैं। समकोण मतलब एक ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है, उसे समकोण कहते हैं। एक ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। ये हमारा A है और ये O है, ये B है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण AOB या कोण BOA बराबर 90 अंश, ऐसे लिखेंगे। जो बीच वाला रहेगा वही होगा हमारा 90 अंश। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। जिस कोण की माप 90 अंश होती है तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, बार बार त्रिभुज हैबिचुअल है तो त्रिभुज बार बार निकल रहा, त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, अधिक कोण पढ़ रहे हैं। तो अधिक कोण का मतलब एक ऐसा कोण, अधिक कोण का अगर डायग्राम की बात करें तो एक ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो। क्या हो भैया, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच के कोण को, 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऋजुरेखीय कोण। अगला क्या है, ऋजुरेखीय कोण। अब देखिए, चाहे तो इस कोण को आप कह लीजिए ऋजुरेखीय कोण, ये भैया कई नामों से आता है, इसको देख लेंगे, ऋजुरेखीय कोण। अब देखिए, या तो आपसे पूछा जाएगा, कहेगा सवाल में ऋजु कोण, ये ऐसे भी आ सकता है ऋजु कोण, या फिर इसे क्या कह देंगे, रेखीय कोण।
तो ये दोनों बातें एक ही हैं, चाहे इन दोनों को मिला के एक साथ कहा जाए, चाहे आपसे कहें ऋजु रेखीय कोण या फिर कहें ऋजु कोण, ठीक है। अब देखिए ऋजु रेखा या रेखीय कोण मतलब जो रेखा पे कोण बनता है इसे हम सरल रेखीय भी कोण कहते हैं, या फिर अगर आपसे कहें सरल रेखीय कोण तो इसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय कोण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सरल रेखीय कोण जैसे मान लेते हैं बिंदु O है, तो जो ये कोण हमारा बनेगा तो ये कोण कितना बनेगा हमारा 180 डिग्री का। AOB कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री जिस कोण की नाप 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अगर हम इसके नोटेशन लिखें तो कोण BOA बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन सब बातों को आप नोट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि जब अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी बातें आपकी यूज होंगी, तो वहाँ पे फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस में हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। ऋजु रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण या रेखीय कोण, इसे कई सारे नामों से भी जाना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है वृहत कोण। वृहत कोण या इसका दूसरा नाम भी होता है भैया प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं इसे, प्रतिवर्ती कोण, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए वृहत कोण का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश, जैसे देखिए ये सीधा लाइन खींच देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक, 180 अंश से बड़ा हो, ठीक है ना, और 360 से छोटा हो, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे अभी, 360 से कम, 180 से बड़ा और 360 से कम, ठीक है। 360 होगा तो पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वृहत कोण का मतलब क्या हो गया, 180 से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला कोण है हमारे पास संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण। संपूर्ण कोण या वृत्तीय, मुझे लग रहा है कि मार्कर की इंक थोड़ा सा कम हो गई, ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी फिल करता हूँ। संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण, तो कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री के कोण को, अब 360 डिग्री कैसे बने, से मान लीजिए रेखा है, तो ये जितना भी कोण बनेगा ये टोटल कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं या फिर इसे वृत्तीय कोण भी कहते हैं। आइए मार्कर में इंक भरते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। पूरक कोण या इसे क्या कहते हैं भैया, कोटि पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण या कोटि पूरक या इसे अनुपूरक कोण भी कहते हैं, अनुपूरक या इसे अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अब देखिए ये अब यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इतना तो बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे दो कोणों का योग बताइए, ऐसे दो कोणों का मान बताइए जो अपने कोटिपूरक कोण का 3 गुना है या कोटिपूरक कोण का 5 गुना है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि कोटिपूरक कोण होता क्या है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ठीक है, क्या होता है, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कोटिपूरक या अनुपूरक या पूरक कोण, या इसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। अब देखिए अगर हम 90 अंश के बाद की अगर कोण की बात करेंगे तो एक कोण ये हो गया और एक ये ऐसे, मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग, अगर हम इनका नाम दे दें तो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 अंश। अगर इन दोनों कोणों को आप योग कर देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो आप इस फिगर को ऐसे बना लीजिए तो ज़्यादा समझ में रहेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कितना आना चाहिए, 90 अंश, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं।
तो ये हमारा डी पॉइंट था। ठीक, अगर हम योग की नोटेशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे? अच्छा आप ये बताइए, अगर हमें ए वाला कोण लिखना है तो ए वाला कोण क्या लिखेंगे? कोण BAC। ये बात समझ लेंगे, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। BAC मतलब जो बीच में रहता है, BAC का मतलब हमारा ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। ठीक है, BAC मतलब जो हमारा ये वाला कोण है हम इसकी बात कर रहे हैं, BAC प्लस CAB। अब CAD, अब ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं, कोण CAD। CAD कितना होना चाहिए? 90 है। अब ध्यान से देखिए, दोनों जगह कोण हमारा बीच वाला A ही है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे CAD मतलब ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं, और CAB मतलब नीचे वाले कोण की बात कर रहे हैं। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। जिसे हम क्या कहेंगे? कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक कोण। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भैया हम समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक के बाद अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोण, अब देखिए समपूरक कोण का मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, पूरा लिख देते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो आप समझिए 180 डिग्री ऋजुरेखी कोण हो गया, थोड़ा सा तिरछा बन गया, सीधा बनाते हैं ऋजुरेखी कोण। अगर एक कोण ये है तो एक कोण हमारा ये है, तो दूसरा कोण क्या होगा? ये। अगर ये O है तो हम इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, इसको C मान लेते। अगर हम कोण के नाम लिखेंगे तो कोण क्या होगा? कोण BOA। ध्यान देंगे फिर से, BOA मतलब हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, प्लस कोण AOC या फिर COA। कोण AOC बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे, कहेंगे भैया कोण BOA दिया गया है 40 डिग्री और दोनों कोण संपूरक हैं, तो कोण AOC का मान बताइए। ठीक, हमको पता होता कि दोनों का योग कितना होता? 180 होता। अगर ये 40 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 140। ये क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप नोट कर लेंगे और रिविज़न एक बार कर लेंगे। ठीक, कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश, समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश। आइए हम लोग आगे बात करते हैं आपसे। अगले अगर हम कोण की बात करें तो आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। इंग्लिश भैया कमज़ोर है तो समझ लेना। ठीक, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो आप बना दो, एक भुजा उभयनिष्ठ कर दो ये, तो मतलब ये दो कोण क्या हो जाएंगे? ये, इनको हम कहेंगे आसन्न कोण। ठीक, क्या कहते हैं? जिनका एक ही शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। उभयनिष्ठ का मतलब एक भुजा कॉमन हो दोनों एंगल में, तो अगर हम लोग नीचे वाला एंगल बनाएंगे तब भी इस भुजा का यूज आएगा, अगर ऊपर वाला एंगल बनाएंगे तब भी इस भुजा का यूज आएगा। तो इसीलिए ऐसे कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आपसे शीर्षाभिमुख कोण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? शीर्षाभिमुख। ठीक है, अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण तब बनता है जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा जो कोण बनेगा ये वाले कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है। ठीक, और एक कोण ये है और एक कोण ये है। अगर यहाँ पे हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 और 4,
ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? कोण 1 बराबर कोण 3 के होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। और दूसरा किसके बराबर होगा? कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 4 के। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गए। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 3 के। और कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 4 के। ठीक है, इसके बाद तिर्यक रेखा। ठीक है, अगर तिर्यक रेखा की बात करें, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको जानना था। इसमें तिर्यक रेखा में अगर हम तिर्यक रेखा की बात करें तो तिर्यक रेखा क्या होती? जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे ही हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा काटती है तो बहुत सारे कोण बनते हैं, बाह्य कोण और अंतःकोण। आइए हम लोग जानते हैं इसमें जब तिर्यक रेखा की बात आ जाएगी तो कौन कौन से कोण आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? पहला वह कोण कौन सा होता है जो बराबर होता है? संगत कोण। पहला वह कोण कौन सा होता है जो बराबर होता है? संगत कोण। दूसरा कौन सा बराबर होता है? एकांतर कोण। संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण। अब देखिए, एकांतर कोण में दो तरह के होते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। ये दोनों बातें हैं। ठीक, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ये इसमें 2-3 बातें हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, और एकांतर अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और एकांतर बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है। आइए हम लोग इसमें सारे कोण समझ लेते हैं। ठीक, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें, क्या कर दें? अगर हम इस पूरे में नंबरिंग कर दें तो आपको कैसे यहाँ पे समझना होगा। जैसे मान लीजिए इस कोण का नाम 1 दे दें, इस कोण का नाम 2 दे दें, इस कोण का नाम 3 दे दिया, इस कोण का नाम क्या दे दिया? 4। ठीक, अब ये चीज़ें क्या है कि हम नाम देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और इस कोण का नाम हम दे देते 5 और इस कोण का नाम हम दे देते 6 और ये हमारे पास क्या हो गया? 7 हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? फिर 8 और 7 आप किधर भी मान लीजिए, 8 मान लिया और 7 मान लिया। ठीक, अब देखिए, अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? शीर्षाभिमुख कोण ना। अगर हम इतने फिगर को मिटा दें, इतने फिगर को छिपा दें तो आप बताइए शीर्षाभिमुख पता चल जाएगा। जब अगर हम इसको यहाँ से अलग कर दें, अब देखो शीर्षाभिमुख कोण 1 बराबर 4 के, 2 बराबर 3 के। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण मतलब जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक, तो अगर हम शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे लिखें तो कौन कौन से बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण 1 बराबर 4 के, कोण 1 बराबर 4 के। दूसरा कोण 2 बराबर इसके, कोण 3 के। 5 बराबर 8 के, कोण 5 बराबर कोण 8 के। अगला कोण 6 बराबर किसके? कोण 7 के। तो ये सारे कोण कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि संगत कोण कौन से होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि संगत कोण कौन से हैं। अगर हम संगत कोण की बात करेंगे तो एक जैसे। संगत का मतलब एक जैसा, जिनकी संगत एक जैसी हो, नियत एक जैसी हो। अच्छा बताइए, ये लाइन के ऊपर की बात है। लाइन के ऊपर कितने कोण हैं? 1 और 2। और लाइन के ऊपर कितने कोण हैं? 5 और 6। अगर हम संगत की बात करें तो बाएं तरफ वाला संगत बाएं तरफ के हो जाएगा, दाएं तरफ वाला संगत दाएं तरफ के हो जाएगा। इसका मतलब संगत कोण 1 और 5 बराबर होंगे। कोण 1 और 5 कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। या फिर कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 6 के। तो ये हमारे सारे कोण क्या हो जाएंगे? संगत कोण। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, संगत कोण में इसके नीचे वाले भी, अगर इस लाइन के ऊपर वाले संगत हैं तो इस लाइन के नीचे वाले और इस लाइन के नीचे वाले भी संगत होंगे। तो कौन कौन से होंगे? कोण 3 बराबर कोण 7 के, ये भी हमारे संगत कोण जैसे हैं। कोण 3 बराबर कोण 7 के। और दूसरा कोण 4 बराबर कोण 8 के। ये भी कोण कैसे हैं हमारे पास? ये संगत कोण है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अभी इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए सारी टर्मिनोलॉजी। संगत कोण पूछा जाएगा तो कौन से कोण संगत होते हैं, शीर्षाभिमुख पूछा जाएगा तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ एकांतर कोण। अब एकांतर कोण में दो तरह के आते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, ठीक। अगर हम एकांतर अंतः कोण की बात करें, एकांतर अंतः कोण की बात करें, एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर का मतलब एक जो अंतर पे आए, 3 बराबर किसकी, अंतः की बात कर रहा है ना, अंतः की बात करेंगे तो कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 6 के। एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे तो कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 5 के, ठीक। अगला एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अगर हम एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे तो हमारा एकांतर बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से एक बार देखेंगे, कोण 1 बराबर किसके होगा। जैसे देखो कोण 3 बराबर 6 के हुआ, एकांतर अंतः कोण है तो कोण 1 बराबर 8 के, कोण 2 बराबर 7 के। ये चीज़ें आपको समझ लेना है। तो एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 बराबर किसके, कोण 8 के, और एकांतर बाह्य कोण, कोण 2 बराबर किसके, 7 के, ठीक है। ये हो गया। एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में रहती है, एकांतर अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और एकांतर बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो एकांतर अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये 2 नोट पॉइंट लिख लेंगे भैया। एकांतर अंतः कोणों का योग, एकांतर अंतः कोण कौन से हो जाएंगे, कोण 3 प्लस कोण 5, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। इसको एकांतर न कहिए आप, इसको कहिए सह अंतः कोण, तो आप समझ जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सह अंतः कोणों का योग 3 और 5 का योग कितना होगा, 180 अंश। 4 और 6 का योग कितना होगा, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। एकांतर नहीं, सह अंतः कोण और सह बाह्य कोण, ठीक है। सह अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है, तो सह कितना हो जाएगा आपका, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर, क्योंकि सह अंतः कोण है, सह का मतलब एक ही जैसे, और अंतः कोण मतलब, ठीक है, जो अंदर बने हैं रेखाओं के 4 और 6, और बाह्य कोण 1 और 7, 2 और 8, ठीक है। 1 और 7, 2 और 8 का भी योग सह अंतः कोणों का योग, सह बाह्य कोणों का योग। तो सह बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 7 का मान कितना होगा, 180 अंश होता है, या फिर कोण 2 प्लस कोण 8 का मान भी कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी। तो इतनी बातों के लिए आप सारी बातें रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें और भी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम रेखाओं से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी अभी, ठीक है, हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज भुजाओं के आधार पे कितने होते, कोण के आधार पे कितने होते, उन सब की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती। फिर हम लोग वृत्त में पढ़ेंगे, जब वृत्त एक दूसरे को काटते हैं या स्पर्श करते हैं, या ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो जिन लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा या फिर बहुत लंबे समय के बाद पढ़ रहे हैं, 8वीं के बाद पढ़ रहे हैं, 10वीं के बाद पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। और आपको पढ़ने के बाद लगता है कि कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है तो शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।